हमारे साथ देखिए आप दो खास मेहमान हैं। डॉक्टर अरिंजय जैन हैं, जीजी मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर से। सर आप बहुत बहुत स्वागत है सर। सचिन मल्होत्रा जी हैं, ब्लूसूम अस्पताल से हैं। सर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अरिंजय जैन, आपसे पहले आप अपने बारे में और साथ ही साथ अपनी जर्नी और साथ ही साथ जीजी मेडिकल जो आपका इंस्टीट्यूट है सर, उसकी खासियत क्या है उसके बारे में थोड़ा। देखिए, चिकित्सक की जर्नी तो उसकी मेडिकल कॉलेज से उसके मरीजों तक होती है। लेकिन डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल होता है ना। डॉक्टर बनना मुश्किल होता है, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद जो मुश्किलें आती हैं वो कहीं ज़्यादा मुश्किल होती हैं। मेडिकल कॉलेज में हम लोग स्टडी करके आते हैं, फिर अपनी अपनी स्पेशलिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद अपनी क्लिनिक स्टार्ट करते हैं और क्लिनिक का सफ़र ये अस्पताल तक जाता है। और फिर अस्पताल के चैलेंजेज जो कि अब वर्तमान में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हमें पब्लिक डीलिंग भी करनी है, हमें परेशान व्यक्ति को रिजल्ट्स भी देना है, हमें उनके परिजनों को भी ढांढस बंधाना है, हमें एक सरकार के नियमों में भी बंद करके काम करना है और बहुत ढेर सारी जिम्मेदारियां। हमारे भी परिवार है, समाज है। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे आउटडोर के पेशेंट मेरे आने का वेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें चिकित्सक के जीवन में चुनौतियाँ होती हैं और हम लोग उन्हीं चुनौतियों को लेकर के अपने जीवन यापन करते हैं। अब सफ़र का तो ये है कि चिकित्सक प्रतिदिन अपने मरीजों से अनुभव प्राप्त करता है। चिकित्सकीय विज्ञान अनुभव की विज्ञान है। जितना भी मेडिकल लिटरेचर में हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, प्रतिदिन एक नया अनुभव होता है और जिससे अगले मरीज को उस अनुभव का लाभ होता है। सर ब्लूसूम अस्पताल आप चलाते हैं क्योंकि निसंतानों को आप तो संतान की मदद करते हैं, तो आप अपने बारे में, अपनी जर्नी और ब्लूसूम अस्पताल के बारे में सर। मैं डॉक्टर सचिन मल्होत्रा हूँ और मैं जैसे कि इन्होंने बताया कि एक चिकित्सक का स्टार्ट क्लिनिक से लेकर अस्पताल तक होता है, बिल्कुल सही बोला। अपने आप में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं जब आप एक क्लिनिशियन होते हो, क्लिनिशियन से फिर अस्पताल के मालिक हो जाते हैं। तमाम ऊपर नीचे उतार चढ़ाव रहे, हमारे सफ़रनामा हमारा इतना रहता ही है। और हम लोगों ने एक टेस्ट बेबी सेंटर इस्टेब्लिश किया है आगरा में। इसमें हम कई परिवारों को, जो कि निसंतान परिवार था, उनको एक संतान सुख का उपलब्ध करा चुके हैं, जिससे कि हमें एक प्रोस एंड कॉन्स अगर देखें कि जो लोग इतने समय से निसंतान थे और उनको संतान सुख की प्राप्ति हुई है, तो एक बहुत अच्छा सा एक अनुभव हमें भी मिलता है जब किसी के यहाँ बच्चा या बेटा बेटी जो भी पैदा होता है, और वो हमको एक काफ़ी दुआएं भी देके जाता है। कई हम लोगों ने इनफर्टाइल कपल्स को एक अच्छा सा बेबी देके और चीज़ों को वर्कअप किया है। तो मेरे हिसाब से ये जो फील्ड है, इसमें निराशाएं भी हैं, तो लगभग 70% आशा है तो 30% निराशा भी है। ये तो हर फील्ड के साथ होता है एंड आई एम हैप्पी विद दिस जर्नी। थैंक यू। लेकिन सचिन जी, एक बड़ा सवाल है क्योंकि आजकल जिस तरह आईवीएफ पद्धति को अपनाना पड़ रहा है, ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्या दिनचर्या हम लोगों की या बहुत चीज़ें, ऐसे हालात क्यों पैदा हो गए? क्योंकि कभी इस तरह की चीज़ें नहीं आती थी कभी जीवन में सामने, तो इस तरह की परेशानियां क्यों बढ़ रही हैं? इस तरह के मामले क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए सर, इस समय इतना स्ट्रेसफुल लाइफ हो गया है, जीवन इतना तनावपूर्ण हो गया है लोगों का कि उसकी फर्टिलिटी पे मेल की और फीमेल की बहुत असर पड़ता है उससे। कोई भी चीज़ जो कि स्ट्रेस फ्री होती है, हमेशा उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। कुदरती रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, नेचुरल रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन जब आपका स्ट्रेसफुल रहता है लाइफ, कभी किसी चीज़ को लेके, कभी किसी चीज़ को लेके, प्लस योर पोल्यूशन इंडेक्स जो कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन है उसको इंक्रीमेंट हो रहा है, टोबैको, स्मोकर्स, ये सब चीज़ें आजकल बढ़ती जा रही हैं। लेट नाइट पार्टीज़ and pubs and all these things are adding, many things are coming up जो कि वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है हिंदुस्तान का। इसके कारण इनफर्टाइल कपल्स बढ़ते जा रहे हैं और ये इनफर्टिलिटी और आगे बढ़ेगी, घटेगी नहीं, जो हाल चल रहा है। ठीक है डॉक्टर जैन, अगर हम यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, हालांकि सरकार बहुत एक्टिव तरीके से काम कर रही है। खुद डिप्टी सीएम आप देखते हैं ब्रजेश पाठक लगातार दौरा भी कर रहे हैं जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सके। लेकिन आपको लग रहा है कि सुधार हुआ है, या फिर भी हम देखते हैं कि आगरा का जो है, अगर बहुत ज़्यादा स्थिति खराब होती है तो आगरा का मरीज दिल्ली की तरफ भागता है? ये स्थिति फिर हो क्यों रही है? देखिए, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में जितना मैंने करीब से पिछली सरकार को देखा और इन 6 महीनों में योगी 2 को देखा,
सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत सुधार हुआ है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। पहले सीएससी, पीएससी के डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी पर अनुपस्थित पाए जाते थे। आज वो बायोमेट्रिक से अपनी उपस्थिति दर्ज करा के और पूरी अपनी सेवाएं देते हैं और कई सारी सरकारी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं, क्योंकि वो योगी जी की सख्त शासक की भूमिका के कारण है और इसमें अभी और अधिक सुधार की आवश्यकता है। लेकिन निसंदेह सरकारी सिस्टम में स्वास्थ्य का सुधार हुआ है और सुधार की आगे आवश्यकता और ज़रूरत तो सदैव बनी रहेगी जब तक हम अप टू द डेट नहीं हो जाते। चीज़ें, एक सवाल आपने पूछा कि आगरा का मरीज दिल्ली क्यों जाता है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। इसका क्लियर कट उत्तर मैं नटसेल में ये दूंगा। देखिए, हर शहर का अपना एक स्तर होता है। आगरा के समीपवर्ती जो ज़िले हैं, मथुरा, फिरोजाबाद, हाथरस, मैनपुरी, इटावा, कासगंज, तो एक उन जिलों के स्वास्थ्य का स्तर है और एक व्यक्ति अपने गृह जनपद में चिकित्सक को कितना सहयोग करता है, अपने गृह जनपद से आने के बाद अपने मंडल में चिकित्सक को कितना सहयोग करता है, वही व्यक्ति राष्ट्रीय राजधानी में डॉक्टर को कितना सहयोग करता है। कई बार हम इतना दबाव महसूस करते हैं, हमें लग रहा होता है कि ये पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में ठीक हो सकता है, लेकिन वो वेंटिलेशन पर है, वो मल्टी ऑर्गन फेलियर में है, तो हम उसको रिस्क नहीं लेते हैं। कई बार ये सोचते हैं अगर कोई कैजुअलिटी होगी तो हमारी सोसाइटी हमसे जवाब मांगेगी, तो हम उस रिस्क की वजह से उसको रेफर करना उचित समझते हैं। दूसरी बात, हमारे आगरा में अभी बहुत सारी ब्रांचेस के डॉक्टर फुल टाइम नहीं है। जैसे कार्डियोथोरेसिक सर्जरी है और ट्रांसप्लांट मेडिसिन है और CRRT मशीन है, जो आईसीयू के इक्विपमेंट्स हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी आगरा में अवेटेड हैं, जिनके लिए अभी हमें और इंतजार करना होगा और सुधार करना जी। होगा। सचिन जी, यही आपसे आपका कोई सुझाव सरकार के लिए जो मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ाई जाए, या क्योंकि सरकारी अस्पतालों को सुधारने के लिए प्रयासरत है सरकार, लेकिन आपको लगता है कि निजी मेडिकल्स हैं, जो निजी अस्पताल हैं, उनकी तरफ भी सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, उन पर भी फोकस रखने की ज़रूरत है सरकार को? सरकार वैसे बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सब जगह एक आयुष्मान कार्ड स्टार्ट कर दिया है, जिसके अंतर्गत काफ़ी मरीजों को, गरीब से लेकर एक मध्यम वर्गीय परिवार तक सबको बेनिफिट हो रहा है। हम उसके अंतर्गत काम करते हैं। हमारा भी एक प्राइवेट संस्था है, ब्लॉसम्स हॉस्पिटल, और मैं समझता हूँ कोई भी मरीज जिनको आयुष्मान कार्ड उपलब्ध है, हमारे यहाँ के फ्री इलाज पाते हैं। एवं खाना वाना सब उनका फ्री रहता है। घर जाने की दवाइयाँ भी 5 से 7 दिन तक की फ्री मिलती हैं। कईयों को डायलिसिस का रिक्वायरमेंट है। हमारे यहाँ दिन भर में लगभग 17-18 डायलिसिस प्रतिदिन होती हैं। आईसीयू का इलाज चाहिए किसी को, वो मुफ्त होता है। गायनी की सेवा है, बच्चेदानी का ऑपरेशन है, ये काफ़ी सारी सुविधाएं फ्री मिल रही हैं। बस एक शिकायत है सरकार से कि जो इन्होंने अभी मिक्सोपैथी कर दिया है ना, कि एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी सबको जो मिक्स करके आगे बढ़ने की जो चीज़ स्टार्ट करी है, जो मुहिम स्टार्ट करी है, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती। क्वालिटी केयर थोड़ी गिर जाएगी इससे। लेकिन सर, ये भी तो पुरानी पद्धतियां हैं हमारी, बिल्कुल। बरसों पुरानी पद्धतियां हैं, और कई बार ऐसा कोरोना काल में आपने देखा कि लोग इसी पर गए। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब। आप बात समझिए। एलोपैथी अपनी जगह रखती है, आयुर्वेदाचार्य अपनी जगह रखते हैं, होम्योपैथी अलग जगह रखती है। सपोज करिए एक हार्ट अटैक का पेशेंट आया, एलोपैथिक वाला कहता है साहब इसको अदरक दे दीजिए, ठीक हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होगी, वैसोडाइलेटेशन होगा, हार्ट अटैक रिलीज हो, ठीक हो जाएगा। जबकि एलोपैथी वाला कभी इस तरह का कोई भी बात नहीं करेगा। वो कहेगा इसको तुरंत एंजियोग्राफी, इको कराइए, एंजियोग्राफी कराइए, प्लास्टिक कराइए। हमारी एलोपैथी पेनफुल है क्योंकि उसमें सीधा सा इंजेक्शन लगेगा, सबसे पहले इंट्राकैट डलेगा, पेन प्रिक होगा। एलोपैथी सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही यही है। एंड देयर इज़ नो गेन विदाउट पेन। वाइल इन आयुर्वेदिक आपको खाना है, इंजेक्शन नहीं लगाना है, लेकिन वो एविडेंशियल नहीं है, एविडेंस बेस्ड नहीं है। आप भी सपोज करिए किसी को हार्ट अटैक आएगा, उस समय आप अदरक खिलाएंगे कि इकोकार्डियोग्राफी, एंजियोग्राफी और प्लास्टिक कराएंगे? तो आप क्या चाहते हैं फिर? ऐसा क्या मतलब? मैं मेरे चाहने से कुछ होगा नहीं। एक सुझाव आपका बनता है। मेरा सुझाव ये है साहब, देखिए तीनों के डिपार्टमेंट्स अलग हैं, तीनों की पद्धतियों को उसी हिसाब से आगे बढ़ाइए। MD MS उसमें भी कराइए, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशन है, वो वहीं तक रखिए। जैसे हम लोगों से और उन लोगों से सबको बराबरी का दर्जा मत दीजिए।
मतलब बराबर सब है, इक्वल, एवरीबडी इज इक्वली गुड, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, सैलरी सबका बराबर कर दीजिए, लेकिन डिपार्टमेंट्स अलग ही रखिए, डू नॉट मिक्स देम। चलिए अब हम चर्चा के आखिरी पड़ाव पर है, क्योंकि सर आप डॉक्टर्स लोग हैं और आप लोगों का बहुत कीमती वक्त है। आपने भी जिक्र किया चर्चा की शुरुआत में कि मरीज इंतजार कर रहे होता है। तो एक बड़ा सवाल सर, डॉक्टर पेशे में आप लोग आए, क्या पहले सोच कर आए कि नहीं डॉक्टर ही बनना है, और ये सफर कितना मुश्किल भरा रहा आपके लिए? एक निजी सवाल आपके लिए। देखिए, कैरियर का चुनाव तो व्यक्ति अपने जीवन के शुरुआती दौर में ही कर लेता है, उसी से उसकी रुचियां विकसित होती हैं और उसी लाइन के वो कम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करता है। मेरा डिटर्मिनेशन तो 10th से था, जब मैंने पहला बोर्ड दिया, यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड। हम तो यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं, तो ये तो तभी से डिसाइड था। बाकी उस समय कंपटीशन दिया, सिलेक्ट हुए, फिर अपनी MBBS की, फिर कंपटीशन दिया पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, फिर सिलेक्ट हुए और प्रैक्टिस के कंसिक्वेंसेस झेले। और एक बात मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा, जैसे आपने हर विषय पर पूछा उद्योग में आगरा में क्या स्कोप है, एक बात मैं और सचिन कंबाइंड रूप से कहना चाहेंगे। मैंने माननीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी से निजी मुलाकात में भी कही थी कि आगरा को मेडिकल टूरिज्म के लिए डेवलप किया जा सकता है। ये आगरा ये की बहुत बड़ी एक बात है, बहुत आप जोरदार तालियां बजाएं कि important अगर चीज़ है। मेडिकल टूरिज्म मैंने में माननीय मंत्री जी ने मुझसे कहा, एक्चुअली मंत्री जी हमारे गृह जनपद के हैं, मैं मैनपुरी का हूं और मंत्री जी मैनपुरी से विधायक हैं, सदर सीट से, और मैं मैनपुरी में तहसील करेल का हूं। मंत्री जी हमारे अभिभावक भी हैं, गुरु भी हैं, सब कुछ हैं। तो मंत्री जी से मैंने जो निजी तौर पर कहा था कि मेडिकल टूरिज्म के लिए सर कुछ हमें आप संकेत कीजिए। मंत्री जी ने कहा कि आप प्रपोजल बना के लाइए, बात रखते हैं। तो वो मैं सचिन से भी डिस्कस करूंगा, अपने जो और सीनियर्स हैं हमारे, जो और अस्पताल हैं, सबसे डिस्कस करूंगा कि मैं आगरा में हम लोग मेडिकल टूरिज्म में कुछ कर सकते हैं। जैसे कोई विदेशी पेशेंट है या दूसरे राज्यों का पेशेंट है, वो आगरा में आए और आगरा में पहले टूरिज्म को इंटरटेन करे और उसका कोई इलेक्टिव वर्क होना हो, जैसे नी रिप्लेसमेंट है, गॉल ब्लैडर सर्जरीज हैं जो इलेक्टिवली हैं, कैटरेक्ट ऑपरेशंस हैं जिसमें कोई मॉर्बिडिटी नहीं है, कोई डिसेबिलिटी नहीं है, और उस मेडिकल टूरिज्म में हम उस चीज़ को डेवलप कर सकते हैं। तो ये बात मैं IMA में रखूंगा और इसका एक प्रपोजल बना करके और पर्यटन मंत्रालय को जरूर भेजूंगा, जिससे आगरा में मेडिकल टूरिज्म का विकास हो सके। चलिए बहुत अच्छा सुझाव है सर। सचिन जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल है। एक कई जिस तरह उनसे पूछा कि एक पृष्ठभूमि होती है, चाहे तो भाई फैमिली डॉक्टर है तो आप डॉक्टर के पेशे में चले जाते हैं, कैसे आप डॉक्टर बने? डॉक्टर ही बनना चाहते थे या कुछ और आगे सपना देखा था? और जो लोग आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो लोग आपको सुन रहे होंगे हमारे मन से, उनको आप क्या संदेश देंगे अपने जरिए? देखिए साहब, डॉक्टर बनना एक हमारे ज़माने में दो ही चीज़ होती थी, या तो इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ, तीसरा कोई ऑप्शन था नहीं। अब पिताजी हमारे बहुत छोटे स्तर पे बिजनेस करते थे, तो हमें पता था कि या तो हम परचूनी की दुकान खोलेंगे, नहीं पढ़े तो, और पढ़ लिए तो कुछ कर लेंगे। आसपास के लोगों को देखते थे, डॉक्टर लोग कार पे घूमते हैं, बड़े लोग होते हैं, पढ़ाई करे, तैयारी करे, सिलेक्शन हो उस गया। दौर में तो डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, आज भी बिल्कुल। दिया जाता है। आज नहीं दिया जाता है, आज नहीं दिया जाता है। आज का दौर डॉक्टरों का अलग है, वो दौर अलग था। इस समय समस्या बहुत ज़्यादा जटिल है डॉक्टरों के लिए। सरकार ने भी कुछ ऐसी हैं, मतलब सरकार बहुत अच्छी हैं, लेकिन डॉक्टरों के लिए कुछ ब्रेकर्स बहुत बड़े हैं जिनको पार करना, उनके पार जाके काम करना टफ है। कंज्यूमर फोरम एक बहुत बड़ा ब्रेकर है डॉक्टर्स के इलाज के बीच में। कोई भी डॉक्टर, वो दिल से डॉक्टर है, मतलब समझ लिए हर तरीके से जो डॉक्टर है, वो कभी ये नहीं चाहेगा कि मेरे मरीज में कोई हानि हो या उसका लॉस हो। एक RMP गांव में जो बैठा है, पढ़ा लिखा नहीं है, डॉक्टरी कर रहा है, वो भी अगर इंजेक्शन दर्द का लगाएगा तो यही चाहेगा मेरा मरीज ठीक हो। लेकिन जो आजकल दोषारोपण और ये सब चीज़ों का दौर चढ़ गया है, ये इसमें बड़ा डॉक्टर हानि झेल रहे हैं कि ज़रा सा कुछ हुआ नहीं किसी मरीज को कि दोषारोपण हो जाता है, साहब ये गलत इंजेक्शन लग गया, ये गलत ऑपरेशन हो गया, इसमें इतना। चलिए ठीक है, जो भी है। अब जज को एक हम लोग ये चाहते हैं कि एक IAS और IPS के पैनल के जैसा एक डॉक्टर्स के लिए भी एक IMS होना चाहिए, जो कि ये निर्णय ले सके साहब ये डॉक्टर की गलती है या नहीं है। अब IAS और IPS, दे आर नो डॉक्टर्स, दे आर एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल एंड दे आर नॉट हैविंग थॉरो नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इवन। उसके बाद डिसीजन, जज हो या कोई भी हो, डिसीजन मेकर वो लोग नॉन मेडिकोज हैं जो ले रहे हैं, मतलब जो डॉक्टर नहीं हैं। डॉक्टर का निर्णय वो आदमी लेता है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है।
यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं हो सकती। ये मेडिकल साइंस है, 2 और 2 4 नहीं हो सकते, 2 और 2 222 भी हो सकते हैं और 2 और 2 शून्य भी हो सकते हैं। नहीं तो हर पैसे वाला व्यक्ति अमर हो जाएगा और हर गरीब व्यक्ति मर जाएगा अगर यही हाल रहा। आगे जाके भविष्य मेडिकल साइंस का बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। अगर यही हाल रहा तो हिंदुस्तान में अब आगे जाके डॉक्टर के पेशे को लोग कम उठाएंगे, बकाया चीज़ों को ज़्यादा उठाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।